हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो मतलब नेक्स्ट इसमें जो आगे फर्दर है बाइनोमियल थ्योरम में, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है भैया। ठीक, इसको बिल्कुल आराम से और ध्यान से देखना। हो सकता है मैं आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट बनाऊं, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, उसके ऊपर फोकस करना। आज हम जो बात करेंगे वो कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आज के टॉपिक की हेडिंग डालूं मैं, सम ऑफ कोफिशिएंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। देखो सबसे पहले होता है क्या, ठीक, x प्लस वाई रेज टू द पावर n, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट्स निकाल इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट किया हम लोगों ने। इस टाइप से। ठीक, अब आप x को और y को इक्वल टू 1 पुट कर लेना। पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी नोट। ये 1 की पावर 0 1 रहेगी, 1 की पावर n भी 1 रहेगी, प्लस एन सी 1 की पावर 1, और ये मतलब ये सभी 1 ही रहेंगे। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास अप टू एन सी n। ठीक है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस अप टू एन सी n। तो किसके इक्वल आ गया 2 रेज टू द पावर n के इक्वल। ये किसके इक्वल आ गया 2 रेज टू द पावर, तो 2 रेज टू द पावर n किसके इक्वल आ गया एन सी नोट प्लस एन सी 1 प्लस एन सी n। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब एक काम और कर लो, ये तो अपने को पता चल गया 2 रेज टू द पावर एन सी नोट प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 हो गया। अब जो x था, x को अपन -1 पुट कर लेते हैं। x को क्या पुट कर लेते हैं -1, y इज इक्वल टू 1 और x को -1। यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी नोट माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2, सॉरी 1 माइनस 1 1 0 0 रेज टू द पावर n अप टू प्लस एन सी एन, मतलब जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग कंडीशन, मतलब -1 रेज टू द पावर n एन सी। ठीक है, ऐड करो दोनों को, तो 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन सी नोट प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 4 ऐसे जाएगा। ठीक, मतलब इवन वाले, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा। 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2, पावर 1 है ना, ऊपर जाके -1। तो जो इवन वाले कोफिशिएंट्स हैं उनका सम तो आ गया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब ओड वालों का इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इवो वाले आ जाएंगे। तो ओड वालों का सम भी कितना आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। तो इससे ये बात पता चली कि टोटल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम तो है 2 रेज टू द पावर n, जहां पे एन सी नोट प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 अप टू एन सी n है। और जो उसमें इवन वाले कोफिशिएंट्स हैं उनका सम है 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, और ओड वालों का भी 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। दोनों को ऐड करो तो आप देखना 2 रेज टू द पावर n ही बनेगा। देखो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n माइनस, ओड प्लस इवन ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 हो गए, मतलब ऐसे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे क्लियर कर सकते हो, इसमें ऐसे कोई डाउट नहीं आएगा आपको। ठीक, ऐसे कर सकते हैं अपन इसमें। ठीक, अब ना आगे करते हैं, आगे अपने को क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास इसमें मेन। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन में के फॉर्मेट में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया, ये सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट था। इस बात के ऊपर बार बार ध्यान देना है, सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 रेज टू द पावर n रहेगा। ठीक है, अब अपने पास एक क्वेश्चन है कि 1 प्लस 3x रेज टू द पावर 15, ये ठीक है। अपने से पूछा गया फाइंड द कोफिशिएंट, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट of this expansion,
फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स का सम बताना है अपने को, क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब सम ऑफ द कोफिशिएंट्स तो मतलब ये बोला भैया कोफिशिएंट सिर्फ, ये बोला गया है। तो उसके लिए क्या करोगे, हम उसके लिए क्या करेंगे, x को 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। x को क्या कर देते हैं 1 के इक्वल, तो पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 + 3 × 1 रेज़ टू द पावर 15, 4 रेज़ टू द पावर 15। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 4 रेज़ टू द पावर 15 इज द राइट आंसर। यहां से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, 2-3 अच्छे क्वेश्चन से हैं, फिर वो करते हैं, फिर इसी का डिफिकल्ट वर्जन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + x - 3x² रेज़ टू द पावर 2163। ठीक, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो क्या करोगे, अब इसको एक्सपेंड करोगे, और पहली बात तो अपने को ये भी नहीं पता, ये तो बाइनोमियल है ही नहीं, ये तो 3 हो गए ना, ट्राइनोमियल हो गए। तो बाई में तो डोनोमियल में तो 2 टर्म्स होती हैं, ये बाइनोमियल है नहीं, तो बाइनोमियल नहीं है तो कौन सी टर्म्स हो गए, ट्राइनोमियल हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या अपने को कुछ नहीं करना, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स पूछा गया है, तो पुट x इज इक्वल टू 1, x को 1 पुट कर दो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनका सम अगर करोगे आप स्टैंडर्ड वाइज, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था भैया, इसमें ये चीज सीखने लायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सिखाएगा। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, देखो मैं पहले एक α(x² - 2x + 1) raised to the power 35 and x minus alpha raised to the power 35, अच्छा दोनों सेम, अल्फा y। if sum of the coefficients in both these terms are equal, if sum of both these coefficients, both these terms coefficients लिख लो, are same, then find value of alpha। या फिर ये पूछ सकते हैं कि for which value of alpha sum of these coefficients both are same। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो अगर इसकी कोफिशिएंट्स का सम सेम रहेगा तो इसके कोफिशिएंट्स का सम कैसे निकालेंगे, x को 1 पुट करके, तो कितना जाएगा, α - 2 + 1 raised to the power 35। ये हो गया। और यहां से सम ऑफ कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे, x और y दोनों को 1 पुट करके, 1 - α रेज़ टू, मतलब जितने भी वेरिएबल्स आपको मिले, अनवांटेड वेरिएबल्स मिले, उनको 1 के इक्वल पुट कर देना, क्योंकि यहां तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए अल्फा 1 नहीं कर सकते, और अल्फा वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, ध्यान से देखो, α - 1 की पावर 35, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल दे तो α - 1 की पावर 35। ठीक, इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा 2 टाइम्स α - 1 की पावर 35, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यहां से अपने को पता चलता है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे। ये मेन फंडा था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, हाँ ये देखो, (8c1 + 8c3 + 8c5 + 8c7) फाइंड द सम ऑफ दिस। इसका सम फाइंड आउट करना है अपने को, क्या होगा, 8c1 + 8c3 + 8c5 + 8c7, इसका सम बताना है आप लोगों को कि इसका सम किसके इक्वल होगा, क्या होगा इसके सम में।
ठीक है। तो भैया इसके सम फाइंड आउट करने के लिए अपने को ये पता है कि ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 का कोफिशिएंट होगा। इस ऐसे टर्म्स में 1 प्लस समथिंग माना करो, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई इस टाइप से, तो उसका कोफिशिएंट देखो कितना है 8c0 8c1x प्लस 8c2x स्क्वायर प्लस 8c3x³ प्लस 8c4x4 प्लस 8c5 x की पावर 5 प्लस 8c6 x की पावर 6 8c7 x की पावर 7 प्लस 8c8 x की पावर 8। ठीक, अब x को 1 के इक्वल पुट करो तो 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 8, ये तो अपने को पता चल ही गया। हालांकि इसका आंसर भी डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए अपने को, लेकिन अगर मान लो कि स्टार्टिंग में समझ में ना आए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो 2 रेज टू द पावर 8 हो गया, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ 2 रेज टू द पावर 8 इस टाइप से। ठीक, उसमें भी इसने पूछा है 1 3 5 7, मतलब इधर बीच में हो, ओड वाले पूछ रहा है, देखो ना जहां पे ओड पावर से वो पूछ रहा है। अब ओड वाले का तो हमने पढ़ा था क्या होता है 2 रेज टू द पावर n-1, 2 रेज टू द पावर 7, या फिर क्या करोगे इसमें x को -1 पुट करो, वो करो, मतलब आएगा वही। टोटल का सम यदि 2 रेज टू द पावर n होता है तो ओड वालों का 2 रेज टू द पावर n-1 एंड सिमिलरली इवन वालों का 2 रेज टू द पावर n-1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इसको कर सकते हैं, इस पे फोकस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, नेक्स्ट है तो इसमें 2 रिजल्ट्स, ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट्स की तरह नहीं, अपन एज ए क्वेश्चन की तरह उसको ट्रीट करेंगे ताकि अपने को सीखने को मिले। ठीक है, उनको क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वो अपने को बताएंगे हमें क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले, चलो इसमें मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। फाइंड द सम ऑफ दिस NC1 इस क्वेश्चन को करने के और भी मेथड है, लेकिन अभी इस स्टेज पे अपन ने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के हिसाब से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर क्या होगा अपने पास, इसको फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, तो देखते हैं जी, मेन ये और ये टर्म्स, मतलब ये इसको देखो स्क्वायर में लिखा, मैं जी बच्चे की तरह इसको ऐसे देखता हूं। अगर मैं जी स्टूडेंट लिखना चाहूं इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा भैया, स्टार्टिंग में स्क्वायर लिख रखा है तो 2 से ऐसे, ठीक। अब देखो, अब x की पावर n, x की पावर n पहली टर्म से किससे मल्टीप्लाई हो कि x की पावर n आ जाए, पहली टर्म इससे साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा 1 इंटू 1 बाय n फैक्टोरियल। x की पावर n तो बाहर निकाल लो सबके लिए, ठीक है ना। और वैसे अपने को कोफिशिएंट्स चाहिए तो हम कोफिशिएंट्स के बारे में डील करेंगे। 1 इंटू 1 बाय n फैक्टोरियल ऐसे लिखो इसको, प्लस यहां पे x की पावर 1 है तो यहां पे x की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल होना चाहिए, तो 1 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय n-1 फैक्टोरियल, जो जिस हाल में है उसी हाल में लिखना उसको। ठीक है, यहां पे स्क्वायर है तो वहां पे x की पावर n-2 अपॉन n-2 फैक्टोरियल होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय n-2 फैक्टोरियल।
सिमिलरली 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/n-3 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते ये जब जाएगी तो इसके साथ टर्म्स मल्टीप्लाई होगी 1/n फैक्टोरियल इंटू 1/1 मतलब 1। ठीक, ये टर्म्स हो गए। अब इसको ध्यान से देखो, ये नीचे वाले मिलके सम n बना रहे हैं अंदर ही अंदर, 2 + n-2, 3 + n-3, n-1। ठीक है, ये अंदर ही अंदर मिलके सम क्या बना रहे हैं, n बना रहे हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भैया, इसके लिए n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1/n फैक्टोरियल बन गया, अंदर ही अंदर करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 1 है तो कुछ नहीं है, अपॉन n फैक्टोरियल। ध्यान से देखते रहना, इसमें हिंट कहां से मिली है n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने की, कि इनका सम वो बन रहा है, और भैया हिंट मिलते ही बात बन गई अपने को। अब ये देखो, ये कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, 1 मतलब 0 फैक्टोरियल लिख दो इसको, n कंप्लीट है ना, तो n + 0, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, यहाँ पे भी 0 फैक्टोरियल स्टेप्स। तो ये क्या स्टार्ट हुआ, 1/n फैक्टोरियल nc0 + nc1 + nc2 अप टू ncn, इस टाइप से स्टार्ट हो गया, nc0 + nc1 + nc2 अप टू ncn। अब ये कितना हो गया nc0, ये तो 2n हो गया, और ये 1/n फैक्टोरियल था। तो 2n अपॉन n फैक्टोरियल, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया, इस चीज का फाइनल रिजल्ट निकल गया, फाइनल कंक्लूड कर दिया आप लोगों ने, इस टाइप से आएगा। दोबारा से देखो क्वेश्चन को शांति से, हमने क्या किया कि स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है तो दोनों को स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट करके अलग अलग लिख लिया। अब x⁻n चाहिए तो भैया 1 को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको n-1 के साथ, स्क्वायर को n-2 के साथ, ताकि जो पावर है वो x⁻n बन जाए, उसका कोफिशिएंट अपने को प्राप्त होता रहे, मिलता रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं। nc1 +2 × nc2 +3 × nc3 अप टू n × ncr। इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन मेथड से भी यूज करेंगे, जो अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम इसको सम ऑफ कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को मतलब कैसे देखेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे, वो देखते हैं अपने पास। इसका सम बताना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 × nc1 लिख दिया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं इस क्वेश्चन में, इसको थोड़ा थोड़ा कंप्लीट लिख देते हैं। यहाँ पे इसको लिखो 0 × nc0 लिख सकता हूँ, +1 × nc1 +2 × nc2, मतलब यही लिखा मैंने, 0 × nc0 को हल कर दिया। ठीक, रिवर्स करके लिखो इसको, n × ncn, n होगा ना यहाँ पे, हाँ n × ncn, हाँ n × ncn, n-1 × ncn n-1 प्लस n-2 × ncn-2, ऐसे करते करते 0 × nc0। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया आपने। इक्वेशन नंबर सेकंड में अपन क्या लिखेंगे वो देखो, इसी को फिर n × इसको nc0 लिख सकता हूं, क्योंकि ncr = ncn-r के इक्वल होता है। क्या होता है, ncr = ncn-r के इक्वल होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो nc0 इसको प्लस n-1 लिखा रहने दो, nc1 n-2 लिखा रहने दो, nc2 +0 × ncn,
इक्वेशन नंबर सेकंड मेरी तरफ से ऐड कर दो दोनों को। ऐड करोगे तो 2s इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2s इज इक्वल टू n प्लस 0 तो n इंटू NC0। अब यहाँ पे देखो NC1 तो कॉमन आ गया, n माइनस 1 प्लस 1 तो n इंटू NC1, यहाँ पे n इंटू NC2, ऐसे करते करते n इंटू NCn ऐसे बन जाएगा। सब जगह n आ गया तो 2s को बाहर निकालो, n को बाहर निकाल दो, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 NC 2s इज इक्वल टू n इंटू, इसको बन लिख देंगे 2 रेज टू द पावर n, तो यहां से पता चल जाएगा s इज इक्वल टू n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपका सम आ जाएगा। ठीक, कितना सम आ जाएगा n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। इस क्वेश्चन को देखो, इन क्वेश्चंस में यही स्पेशलिटी मिलेगी आप लोगों को कि थ्योरी के नाम पे कुछ ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन अपने को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। क्या प्रॉपर्टी यूज की हमने प्रॉपर्टी यूज की NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r, छोटी सी बेसिक प्रॉपर्टी यूज की जिसके ब्याह के ऊपर हमने ये क्वेश्चन कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने पास। इसको देखो 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 20C10, ये तो पूछा गया। अभी तो आधे का कोफिशिएंट पूछ रहा है यार। अभी वास्तव में होना क्या चाहिए था, ये वास्तव में होना चाहिए था 2 रेज टू द पावर 20 इज इक्वल टू 20C0 20C1 20C2 20C10 20C11 20C12 20C20, इस टाइप से होना चाहिए था, तब इसका सम 2 रेज टू द पावर 20 बनता। इतना अपने को कंफर्म है, इतना हमने पढ़ा है भैया कि ये पढ़ा था, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ा। ठीक, तो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये देखो। 20C0 किसके इक्वल होता है, 20C20 के इक्वल होता है। ठीक, 20C1 किसके इक्वल होता है, 20C19 के इक्वल होगा। क्यों, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। ठीक, तो लिख दो 2 टाइम्स ऑफ 20C20 20C0, 2 टाइम्स ऑफ 20C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 20C2। कैसे, अभी यहाँ पे 20C9 आएगा, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 20C9, और एक ये है। अब इसको भी सबको 2 कर रहे हैं तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स 20C10 और एक माइनस 20C10, ऐसे कर लो, क्योंकि ये तो सिंगल ही रहेगा ना भैया। अब इसका तो इसके साथ कनेक्शन हो गया, अकेला रह गया। ठीक, 2 को कॉमन निकालो, ये अपने पास t है, तो 2 रेज टू द पावर 20 प्लस 20C10 अपॉन 2 इज इक्वल टू t हो गया। ये फाइनल आंसर। अब इसको आप ऐसे लिखना चाहो कि 2 रेज टू द पावर 19 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 20C10, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, लिखने की बात है। इसमें भी उसी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अपने को, ऐसे क्वेश्चंस को देखना है, पहचानना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है 15C0 प्लस 15C1 कर सकते हो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अभी, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भी नहीं। भैया क्वेश्चन करते हैं अपने पास, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स
ऑफ ऑल द इंटीग्रल पावर्स ऑफ द एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो 1 प्लस 2 रूट एक्स रेज टू द पावर 40, इसमें इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट्स का सम बताना है। फाइंड द सम ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स कोफिशिएंट। ठीक है भैया, देखो 1 प्लस 2 रूट एक्स रेज टू द पावर 40 इज इक्वल टू 40c0 प्लस 40c1 2 रूट एक्स प्लस 40c2 2 रूट एक्स का स्क्वायर। देखो रूट एक्स का स्क्वायर बन गया तो मतलब पॉजिटिव हो गया, इंटीग्रल पावर हो गया, प्लस 40c3 2 रूट एक्स का क्यूब 40c40 ये हो गया। अब क्या करो, देखो जो जहां पे इवन पावर्स है वहीं पे पावर्स इंटीग्रल पावर्स में आ रही है, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आ जाएंगी। जहां पे इंटीग्रल पावर्स उसमें है तो 1 प्लस 2 रूट एक्स को 1 माइनस 2 रूट एक्स से कर दो, मतलब रूट एक्स को माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस रूट एक्स से रिप्लेस करके फिर लिख दो। तो जैसे यहाँ पे माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई क्योंकि इसकी पावर ओड है तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस इस टाइप से। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 1 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स। देखो यहां पे क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ 40c0, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस है ये तो सॉरी हाँ, प्लस 40c2 2 रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते लास्ट में 40c40 2 रूट एक्स की पावर 40 ऐसे आ जाएगा। इवन पावर्स के बारे में आ गया। अब इनके कोफिशिएंट्स का सम चाहिए तो रूट एक्स को 1 के इक्वल पुट कर दो, एक्स को 1 के इक्वल पुट करोगे तो 1 प्लस 2 की पावर 40 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 40 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जो डिजायर्ड थिंग उसको टी के इक्वल लिख लेता हूँ 3 रेज टू द पावर 40 और माइनस 1 की पावर 40 मतलब प्लस 1 ये आपके पास डिजायर्ड थिंग आ गई, आपकी जो चीज़ की डिमांड थी वो चीज़ आ गई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं। देखो इसमें हल्का हल्का मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना सिखाता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज अपने को क्या कह रहा है इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में। ठीक है, या अभी नहीं सिखाएं इस चीज को, सिखाना तो पड़ेगा ही। नहीं अभी इसके लिए टाइम नहीं है, अभी एक बार रुको थोड़ा सा, तब तो कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ और सीखना बाकी है अपने को। देखो अब मैं अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन आई थिंक आता है या नहीं आता, मैं उस बिहाफ पे देखता हूं पहले। तो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो भी अपने को वो करने हैं, मतलब डिफरेंशिएशन के साथ लिंक करेंगे। तो अभी जो अपने का आज का जो एक और टॉपिक करते हैं अपने पास, इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम। क्या है? मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या कह रहा है अपने को?
बाइनोमियल थ्योरम में कितनी टर्म्स होती है? 2। मल्टीनोमियल थ्योरम में कितनी टर्म्स होंगी? मोर देन 2 होंगी, मतलब 3 भी हो सकती है और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर 10 है, x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर 10 है, ठीक है। आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो अपन इसको एक्सपेंड करेंगे समेशन ऑफ 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n1, ठीक है, n1 n2 n3 बिलोंग्स टू 0 to 10, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं। n1 n2 n3 बिलोंग्स टू 0 to 10, मतलब ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन और कि n1 प्लस n2 प्लस n3 ऑलवेज गिव्स 10। इनका समय हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? जो हाईएस्ट पावर है उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म हैविंग x क्यूब y की पावर 4 और z की पावर 3, ऐसे। तो अब क्या करोगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 3 अपने आप हो गई। देखो 4 3 7 और 3 10, ये हो गया। तो ये उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इसकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू हो जाएगी। इस चीज को नोट करना भैया स्पेसिफिक ध्यान से। और ये n1 n2 n3 0 से बड़े होंगे और n के इक्वल मैंने लिख ही दिया, ठीक। अब बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती थी? n+1 टर्म्स होती थी। अगर n का एक्सपेंशन है बाइनोमियल तो n+1 टर्म्स होती थी। इसमें कितनी टर्म्स होंगी? इसमें होंगी n+r-1c r-1, वेयर r इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे इसमें 3 है तो यहां पे r की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, इस टाइप से वो होगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो वहां पे 2 होती थी तो क्या होता? n+2 - 1c 2 - 1 n+1c 1, तो इसकी वैल्यू n+1 ही आएगी क्योंकि वहां पे 2 टर्म्स थी। यहाँ पे 3 थी तो क्या होगा? n+3 - 1c 3 - 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहा है ये, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। इन बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया अपने से a क्यूब b की पावर 4c और इसका एक्सपेंशन बताना अपने को क्या होगा इन 1 + a - b + c में। इसका एक्सपेंशन बताओ क्या होगा, ठीक। तो देख लेते हैं भैया, 9 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल 1 रेज़ टू द पावर n1 ठीक। n2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। n3 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। n4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो n1 की वैल्यू कितनी बनी? 4 3 7 और 1 8, टोटल 9 है। तो n1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1। मतलब टोटल सम तीनों इनका सम है n1 + n2 + n3 + n4 किसके इक्वल होना चाहिए था? 9 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से पता लग गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 9 फैक्टोरियल अपॉन n1 कितना होता है? 1 फैक्टोरियल, n2 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल, n3 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल, n4 कितना होता है? 1 फैक्टोरियल। और इनटू में 1 की पावर दिस a कुछ नहीं है, -1 जहां पे माइनस है उसको देख लो ना, -1 की पावर 4। बाकी तो कोफिशिएंट जो अपने डिमांड किया वही आ जाएगा, खत्म। 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 1 1 ना, थोड़ा लिखने का वो तरीका होगा। तो 9 × 8 × 7 × 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 3 × 2 3 2 6, ठीक है। 8 5 40, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 2520। या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल पर ड्रॉप किया तो वहां से देख लेंगे, ठीक। ये था इसमें मल्टीनोमियल में। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, थोड़ा अच्छे लेवल, मतलब थोड़ा इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन।
BC प्लस CA प्लस AB रेज टू द पावर 6, इसमें कोफिशिएंट बताना है आपको A क्यूब B की पावर 4 C की पावर 5। अब यहां पे एक बात का ध्यान देना भैया, यहां पे तीनों टर्म्स मिक्स में है तो जरूरी नहीं है कि इनका सम इसके इक्वल आए, क्योंकि तीनों टर्म्स में कुछ ना कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व है उसका। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जनरलाइज वे लिखो 6 फैक्टोरियल अपॉन n1, तीन टर्म्स है ना, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, BC की पावर n1, CA की पावर n2, AB की पावर n3। ठीक है, तो B की पावर कितनी बन जाएगी, n1 प्लस n3, C की पावर n1 प्लस n2 और A की पावर n2 प्लस n3, ये बन जाएगी। और ये साथ में लो 6 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, यहां से ये बन जाएगा। अब पहली कंडीशन तो क्या है, n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू 6, दूसरी n1 प्लस n3 b की पावर 4। तो यहां से पता चल गया कि n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। ठीक, एक कंडीशन और है c में मतलब n1 प्लस n2, c की पावर कितनी होनी चाहिए 5। अब यहां से n2 की वैल्यू पता कितनी पता है 2, तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, n1 की वैल्यू 3 आ गई तो n3 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, अब तीसरे में कॉम्बिनेशन कर लो n2 प्लस n3, n2 प्लस n3 मतलब 2 प्लस 3 5, ए की पावर नहीं, कहां पे मिस्टेक हो गई, n2 प्लस n3 सॉरी, n2 प्लस n3, 2 प्लस 1 3, हाँ 3 दे रहे, ए की पावर 3 दे रहे, तो खत्म। अब इनका कोफिशिएंट्स कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल कितना है 3 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये उनका कोफिशिएंट्स हो गया किसका, इस पावर का किसने डिमांड की है। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इसमें डाउट्स हैं तो आप मेरे को बता देना, इसमें जो भी प्रॉब्लम जो भी इशू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी के टाइप्स में, ताकि और अच्छे से क्लियर हो अपने पास। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 7, x रेज टू द पावर 7 का कोफिशिएंट्स बताना है। तो देखो भैया 10 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, 1 रेज टू द पावर n1, 3x रेज टू द पावर n2 और माइनस 2x क्यूब रेज टू द पावर n3। ठीक, तो x की पावर देख कितनी होगी, पहली बात तो n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू 10 के इक्वल हो गई। दूसरी बात क्या हो गई अपने पास कि x की पावर n2 प्लस 3n3 ये बनेगी, और ये कितनी चाहिए अपने को 7 चाहिए, मतलब n2 प्लस 3n3 किसके इक्वल होना चाहिए 7 के इक्वल होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन बन गई। अब यहां से अपने पास कंडीशंस तो यही बनी है, अब यहां से अपन आइडिया लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से क्या स्टार्ट करेंगे अपन, आइडिया लगाना स्टार्ट करेंगे। कैसे, देखो पेयर बनाओ n1 n2 n3, यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मतलब क्वेश्चन में जो और डीप वेराइटीज की क्या होगी, n2 की वैल्यू को 0 एज्यूम कर सकते हैं। n2 की वैल्यू 0 करने पे 3 टाइम्स n3 7 केसेस बनेंगे, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग n3 की वैल्यू 0 के इक्वल, तो n3 की वैल्यू 7/3 नहीं हो सकती क्योंकि इंटीजर में चाहिए, तो n2 को 0 नहीं करेंगे। n2 को 1 पुट कर दिया तो n3 की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी, वो बात हो सकती है। n2 को 1, n3 की वैल्यू 2 के इक्वल, 2 और 1 3, और यहां से कितना हो गया फिर 7। समझ में आया, केसेस बनाएंगे भैया, 0 पुट करके देखेंगे तो बात नहीं बनेगी, 2 वेरिएबल्स में 1 पुट करके देखेंगे तो इसमें इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, 2 पुट करोगे तो नहीं बात बनेगी, 3 पुट करोगे तो नहीं बात बनेगी, 4 पुट करोगे तो n3 की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। n2 को 4, n3 को 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10। सेकेंड केस। थर्ड केस, इसको 7 पुट कर दो, क्योंकि 5 पुट करोगे तो भी नहीं होगा, 6 पुट करोगे 7 पुट करोगे तो n3 की वैल्यू कितनी आ गई 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो n2 को 7, इसको 0, तो कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। यही केसेस बनेंगे।
इन केसेस में आप कुछ भी केसेस ले लो, इसकी पावर हमेशा कितनी रहेगी, 7 रहेगी। तो पहले केस के अकॉर्डिंग 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 की पावर तो कुछ भी हो जाए, तो 3 की पावर n2, 3 की पावर n2 मतलब 3 की पावर 1 और माइनस 2 की पावर n3, n3 मतलब 2 प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को चलो लिख देते हैं समझने के लिए, ठीक है। 3 की पावर n2 मतलब 3 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर n3 इंटू माइनस 2 की पावर 1 प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1, तो 3 की पावर n2 मतलब 3 की पावर 7 और माइनस 2 की पावर 0। इन तीनों का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल दीज 3 विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 7। इन तीनों का जो सम है वो आपको x रेज टू द पावर 7 की तरफ लेके जाएगा। मेन बात है इसमें ये, ठीक है। आराम से देखना शांति के साथ इस क्वेश्चन को, ठीक क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट बताते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, 13c3, 13c3 को सोल्व कर लो। 13 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6, 26 गुना 11, 11 छः 66, 6 11 2 22 और 6 28, तो होगा 26। तो यहाँ से अपने को इन बातों का पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो अपने को इनको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इनमें कुछ इशू हो तो आप मेरे को बताना, और जो भी होमवर्क है अपने होमवर्क को डेली रेगुलर शेड्यूल से करना, क्योंकि अभी अगले वाला पोर्शन तभी समझ में आएगा अपने को जब हम अपने पीछे वाले पोर्शन को अच्छे से कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो इतना ही था आज के लेक्चर में।